Hi friends, good morning. So we are back with indirect tax GST. I hope you are with me. Morning, fresh mind lecture. Chalo, now what's the target for the day? Let's first discuss the questions of supply chapter and composite and mixed supply chapter. Am I clear? I hope everything. So let's come with the questions of supply chapter first. Okay. See now understand what wrong can happen. See, knowing an answer is one thing. आंसर आना एक चीज होती है, आंसर को सही तरीके से एक्सप्रेस करना दूसरी चीज होती है। मैं क्लियर? तो कुछ ना कुछ आपको आंसर्स में पता होना चाहिए कि ये मुझे मेरा आंसर में होना ही चाहिए। मैं क्लियर? लेट्स सी दिस। आई होप विद मी, आई होप यू आर विद मी। आई विल बी शेयरिंग दिस आफ्टरवर्ड्स। ओके, chapter 2, question and answers on supply. State government has exclusive power to notify a transaction to be supply of goods or services. क्या वर्ड लिखा है? एक्सक्लूसिव पावर लिखा है। क्या वर्ड लिखा है? ये तो मैंने अंडरलाइन कर दिया, एग्जाम में अंडरलाइन करा हुआ नहीं रहेगा। अब मैं क्लियर? तो ना लेट्स गो विद द बुक। कंटेंट भी खोलना पड़ेगा, तो कंटेंट देखते हैं हम लोग। ओके, आई हैव टू क्लोज दिस फर्स्ट। क्वेश्चन क्या था? डू गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर? डू गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर कि किसी को गुड्स बोल दे, किसी को सर्विस बोल दे? जस्ट 2 minutes. See, it's written over here. It's written over here. Subject to subsection 1, 1 and 2, the government may, on the recommendation of the council, can specify supply of goods as services or services as goods. Getting my point? I hope you're with me. ये एक लाइन जो हम कभी कभी क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं? इग्नोर। ओके यार, ओके ऐसा करके, बट देन क्वेश्चन आ गया इसके ऊपर। आई होप विथ मी, कैन आई गो एट? I'll have to close this. Okay, क्या लिखा है? State government has exclusive power to notify a transaction to be supply of goods or services. No. Am I clear? It's no. Okay, the statement is incorrect or not correct. State government can notify a transaction to be supply of goods or services, but only on the recommendation of GST Council. Further, central government or state government, both on the recommendation of GST Council, can notify an activity to be supply of goods or services. So you should write over here. कौन सा section है ये? Section 7(3). ए और बी नहीं बोलेंगे अपन, क्योंकि ए क्या बोलता है? नॉट गुड्स बट सर्विस, नॉट सर्विस बट गुड्स। am I clear? ए और बी नहीं बोलेंगे। सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट 2017। इनफैक्ट वहां पे अगर आप लैंग्वेज देखोगे तो इफ यू सी द लैंग्वेज ओवर देयर, वहां पे सिर्फ गवर्नमेंट वर्ड लिखा है। वहां पे सिर्फ कौन सा वर्ड लिखा है? गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे भी आपको वो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। इनफैक्ट यहाँ पे क्लियर किया क्वेश्चन में से स्टेट गवर्नमेंट दिया है, बट देन रिटन फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट बोथ दोनों के पास पावर नहीं है कि खुद से कर ले। दे हैव टू डू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। बहुत एक काउंसिल बनाई गई है, टीम ऑफ एक्सपर्ट्स बनाई गई है। दे हैव मेड द लॉस। तो उनसे पूछे बिना यू कैन नॉट टेक अ कॉल। एम आई क्लियर? आई होप विथ मी, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉस ये सीए फाइनल का क्वेश्चन है,
बट आई डोंट थिंक कि अगर सीए फाइनल का क्वेश्चन है तो सीए इंटर में नहीं आ सकता है. Am I clear? It is as simple as it can be asked to you also. Come to next question. Discuss whether GST is applicable in the following transaction. Three different scenarios are given and asking whether GST is applicable or not. तो GST applicable है कि नहीं, मैंने उसके लिए आपको कल समझाया था कि पहले ये देखो कि ट्रांजैक्शन सप्लाई है कि नहीं, उसके बाद ये देखो कि एग्जम्प्टेड तो नहीं है. ये दोनों से अंडरस्टैंड करो. अगर सप्लाई है, वेट, अगर ट्रांजैक्शन सप्लाई ही नहीं है तो मेरी कहानी खत्म हो जाती है. अगर ट्रांजैक्शन क्या नहीं है, सप्लाई ही नहीं है, ट्रांजैक्शन अगर सप्लाई ही नहीं है, गेम ओवर. मैं चलो सप्लाई है, इट इज सप्लाई, नॉट अ सप्लाई, नो जीएसटी. यस सप्लाई, देन चेक करो एग्जम्प्टेड सप्लाई तो नहीं है. आपने एग्जाम तो नहीं करके रखा है, यस एग्जाम करके रखा है, नो जीएसटी, नो नॉट एग्जम्प्टेड. ये इसके बाद जीएसटी लगता है. एम आई क्लियर? तो पहली कहानी तो हमारी यहीं पे खत्म हो जाएगी अगर सप्लाई नहीं है, और अगर सप्लाई है पर एग्जम्प्टेड सप्लाई है. लेट्स रीड द क्वेश्चन. फर्स्ट, M transfer 1000 debentures of A limited to N limited or N for concession of 4,50,000 bonds. सप्लाई किसका होना चाहिए? या तो गुड्स का होना चाहिए या तो सर्विस का होना चाहिए एज पर सेक्शन 7(1)(a. बस इन्होंने नहीं लिखा है सेक्शन, हम लिखेंगे. I always tell my students when I was pursuing my CA, मैं हमेशा यही मानती थी कि मेरे पेपर में ऐसा कुछ होना चाहिए जो दूसरों के पेपर्स में नहीं है. एंड आई एम वेरी क्लियर विद सेक्शन. सेक्शन सिर्फ रैंकर्स के पेपर्स में मिलता है. Am I clear? I hope with me. तो प्लीज इंश्योर दैट यू राइट सेक्शंस. जहां बनती कोशिश करो, डीटी हो कि आईडीटी हो कि लॉ हो, सेक्शंस कोट करो, आप एकदम भीड़ से अलग निकल जाओगे. ओके, सेक्शन 7(1)(a) क्या बोलता है? सप्लाई होना चाहिए. किसका होना चाहिए? गुड्स का होना चाहिए, सर्विस का होना चाहिए. फॉर कंसेशन होना चाहिए, बाय अ पर्सन होना चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए. ये सब कुछ सेटिस्फाई है तो सप्लाई है. सप्लाई है तो जीएसटी है. फिर सप्लाई किसका होता है? गुड्स का. गुड्स की डेफिनेशन न पढ़िए. गुड मीन्स ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज. एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटी. एंड डिबेंचर क्या है? सिक्योरिटी है. तो सिक्योरिटी मतलब इट्स नॉट अ गुड्स. व्हेन इट इज नॉट अ गुड्स, क्वेश्चन ऑफ लिवाइंग, इट्स क्वेश्चन ऑफ लिवाइंग जीएसटी विल नॉट कम इनटू पिक्चर बिकॉज इट इज नॉट सप्लाई ओनली. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो क्या लिखा है? सेल ऑफ डिबेंचर्स. जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस. डिबेंचर्स आर सिक्योरिटीज अंडर जीएसटी लॉ. सिक्योरिटीज आर नाइदर गुड्स nor services under section 2 and 2. समझना मत बता रही हूं. ये 2 सबसेक्शन 52 एंड ये 2 सबसेक्शन 1 और 2 किसको डिफाइन कर रहा है? लिसन टू मी, गुड्स को एंड सर्विस को. अब समझना, कोई भी एक्ट का सेक्शन 1 जो होता है ना, मैंने कल लिखवाया था, कोई भी एक्ट का सेक्शन 1 जो होता है ना, वो होता है एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. वो होता है एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. जैसे कि ये एक्ट, जीएसटी एक्ट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2017. कमेंसमेंट डेट दे दी, एक्सटेंट बता देंगे कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा. ये हमेशा सेक्शन 1 होता है. सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशन होता है. सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशन होती है. फिर 2 में 2(1), 2(2), 2(3), 2(4), 2(5), 2(500) ऐसे जाता है. तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि मैं 252 याद कर लूं कि गुड्स की है. सी, मैं वही चीज याद करने के लिए बोलती हूँ जो याद करना पॉसिबल है. जो याद करना पॉसिबल नहीं है उसके लिए हम अपनी एनर्जी यूज, अपना टाइम वेस्ट या कंज्यूम नहीं करेंगे. क्योंकि नहीं लिखना इज ओके, पर लिख के गलत लिखना इज नॉट ओके. सेक्शन 252 था, तुमने 53 लिख दिया, गलत हो जाएगा. एम आई क्लियर? तो नहीं लिखना इज टू सम एक्सटेंट ओके, पर लिख के गलत लिखना इज नॉट ओके. एम आई वेरी क्लियर? तो यहाँ पे डोंट राइट गुड्स का सेक्शन, डोंट राइट सर्विस का सेक्शन. क्लियरली बोल दो कि बॉस डिबेंचर इज नाइदर गुड्स एंड नॉट सर्विसेज. एंड सेक्शन 1(a) बोलता है कि सप्लाई गुड्स का या सर्विस का होना चाहिए. एम आई क्लियर? आगे बढ़ सकती हूँ. सेकेंड क्वेश्चन. T transfers a plot of land
situated in Madurai to be for concession of 40 lakhs. Concessions however payable in installments. भैया installment की बात है, land is land. अब यहाँ पे you can use one word, schedule 3. देखो ये चाहिए, Schedule 3 of GST Act बोलता है, Schedule 3 क्या है? Schedule 3 किसने समझा है? Schedule 3 हमें समझा है Section 7 subsection 2 clause A. 7(2)(a, I hope you remember 7(2)(a, 7(2)(b, 7(2)(a). I'll show you the slide, wait. क्यों इतना टाइम लेता है लोडिंग? 7(2)(a क्या बोलता है? देखो 7, notwithstanding, इधर पढ़ रही हूं मैं, notwithstanding anything contained in subsection 1, activities or transactions specified in Schedule 3 shall be treated as neither supply of goods nor supply of service. Start with 7(2)(a, then take to Schedule 3 and use the word notwithstanding. Notwithstanding का मतलब boss, when they are talking nobody else can speak. Am I clear? बस आंसर लिखने का तरीका होता है, क्या लिखा है कि पहली बात तो गुड्स, सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड बीइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट गुड्स, क्योंकि गुड्स क्या बोलती है, मूवेबल होना चाहिए. हाउएवर ये इंपॉर्टेंट है, देखा ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझना क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ समझना क्या हो रहा है. इन्होंने क्या बोला, गुड्स. व्हाट इज गुड्स? एनीथिंग विच इज मूवेबल, anything which is movable is goods, right? और इन्होंने क्या बोला, services. What is services? One which is not goods. जो goods नहीं है वो सर्विस हो गया. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? इन्होंने बोला whatever is movable is goods, right? तो अब ये तो क्लियर हो गया कि land is not goods, तो खत्म हो गई बात. अब आते हैं किसके ऊपर, सर्विसेज के ऊपर आते हैं. सर्विसेज के ऊपर जब हम आए तो वहां लिखा है जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है. तो अब इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है इसलिए वो सर्विस हो गया. दिस वाज द प्रॉब्लम. ये हमारा डिस्कशन हुआ है व्हेन दिस वाज देयर. दिस वाज द डिस्कशन विद द एक्सपर्ट टीम्स कि बॉस अगर आपने बोला कि जो मूवेबल है वो गुड्स है और आपने फिर बाद में बोला कि जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी किस में आ गई, सर्विसेज में आ गई. इसीलिए इनको इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए शेड्यूल 3 में अपनी बात करनी पड़ी. शेड्यूल 3 में अपनी बात करनी पड़ी कि भैया ओके इफ यू टेकिंग दैट एज सर्विस टेक, आई हैव नो इश्यूज, बट शेड्यूल 3 हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट. शेड्यूल 3 के पास क्या है, शेड्यूल 3 हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट. मतलब शेड्यूल 3 जो बोलेगा वो उसको सबको सुनना पड़ेगा. एंड शेड्यूल 3 ने बोल दिया है सेल ऑफ लैंड, आई होप विथ मी, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग सब्जेक्ट टू, याद आ रहा है मैं क्या लिखने जा रही हूं, subject to schedule 2 para 5b. I hope you're with me, right? Yes, समझ में आ रहा है. तो अब यहां देखो आंसर क्या लिखा है, sale of plot of land being immovable property is not goods as defined in section so and so. However, it is covered by definition of service as given. देखो ये अब क्या होता है हमारे दिमाग में ना, प्रॉब्लम क्या है, हमारे दिमाग में सेल या हमारे दिमाग में इमूवेबल प्रॉपर्टी आती नहीं है सर्विस के लिए. पर क्यों नहीं आती है, हम जब इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तो हम उसको सर्विस मानते कि नहीं मानते. आज मैंने किराए पे प्रॉपर्टी दी है तो प्रॉपर्टी इज इमूवेबल ना. समझ में आ रहा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्रॉपर्टी तो इमूवेबल हो गई कि नहीं हो गई, पर इमूवेबल प्रॉपर्टी किस में आ गई, सर्विस में आ गई. अगर ये लोग शेड्यूल 3 में नहीं डालते ना तो मैं सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को सर्विस में ले लेती. मतलब हाउ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल ऑफ लैंड आर आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ as per section 7 subsection 2 of CGST Act, read with schedule 3 of CGST Act. Hence this sale concession is not subject to GST. समझ में आ रहा है,
7(2)(a होना चाहिए, शेड्यूल 3 होना चाहिए। और अगर आपको इतना लगता है तो मेरे हिसाब से गुड्स एंड सर्विस, हमारे एक्ट का नाम ही जीएसटी है ना, इन दो की डेफिनेशन का सेक्शन याद कर लो, 252 एंड 2102, इतना याद कर लो। देखो थोड़ा सा ना प्रोएक्टिव बन जाते हैं। मैं नहीं बोलती 200 डेफिनेशन है 200 याद कर लो, पर पूरी बुक में, पूरे चैप्टर में आपको गुड्स एंड सर्विस ही आने वाला है। तो लेट्स बी लिटिल बिट अहेड ऑफ अदर्स। क्या हम 2 सेक्शन याद नहीं कर सकते? इजी क्या है याद करना, दोनों में 2 2 है, एक 50 100, एक 50 100, तो 50 में 2 52, 100 में 2 102। और ये तो अपने को मालूम ही है कि सेक्शन 2 किसकी बात करता है, सेक्शन 2 डेफिनेशन की बात करता है। तो सेक्शन 2 इज नॉट एन इशू, सेक्शन 2 इज नॉट एन इशू। सेक्शन 2 व्हाट, सेक्शन 2 व्हाट, हाफ सेंचुरी, फुल सेंचुरी, हाफ सेंचुरी में 2 ऐड कर दो, फुल सेंचुरी में 2 ऐड कर दो। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है याद करना। आई होप यू अग्रीइंग, हाँ या ना, हाँ या ना, रिप्लाई भी नहीं करते हो। ओके, so tomorrow I want you to learn this section also. Section 2 subsection 52 talks about goods, and section 2 102 talks about service. Am I clear? Okay, clear? C1, C point, X a registered person in GST। अच्छा registered है मतलब बंदे ने registration number लेके रखा है, is a flower dealer in Pune। Okay, he sells roses for decoration purpose for rupees 1,50,000 to an interior decorator। Okay, X कौन है, सप्लायर है। X ने क्या सप्लाई किया, गुड्स, क्योंकि रोजेस आर मूवेबल गुड्स। ओके, किसको, फॉर कंसिडरेशन, है मैं क्लियर, फॉर कंसिडरेशन, and he is a person and a taxable person and a registered person and that is his business। फ्लावर डीलर है, ये इसका बिजनेस है। तो नॉर्मली देखा जाए तो मेरे सेक्शन 7(1)(a, मेरे सेक्शन 7(1)(a के हिसाब से सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इट इज सप्लाई, यस इट इज सप्लाई। पर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि सप्लाई है कि नहीं है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आपको बोलना पड़ेगा सप्लाई तो है पर हाउएवर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि नेचुरल से आई टेल यू हम लिस्ट नहीं याद कर सकते, हम लिस्ट नहीं याद, जैसे लिस्ट है, बेसन है, बेसन पे जीएसटी नहीं लगेगा, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे तो जीएसटी लग ही नहीं रहा है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, फ्लावर, देन गेहूं, ये सब क्या है, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, पोटैटोस, ये तो जीएसटी के परव्यू की बाहरी है। तो एटलीस्ट इतना ध्यान रखो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे जीएसटी नहीं है। तो क्या लिखा, हाउएवर the notified GST rate of supply is nil, hence no GST liability। Am I very clear? Am I very clear? Is question number 2 clear? Clear or not? Okay, come to next question. Sahab sells an AC dealer in Janakpuri, Delhi, needs 4 AC for the newly constructed house in Safarganj enclave। Okay, ठीक है, उसको 4 AC की जरूरत है for his house। He himself is an AC dealer, खुद AC डीलर है, समझना, ऐसा सोच के कुछ घंटी बजती है, नहीं बजी, ठीक है। Therefore, he transfers 4 AC on which ITC has already been availed। पहली पॉइंट देखो, मेरा एसी की दुकान है और मैं मेरे घर में एसी लेके जाऊंगा तो क्या पैसे दूंगा, नहीं, मतलब परमानेंट ट्रांसफर हो गया। कौन सी असेट है वो, मेरी बिजनेस की असेट है, वो एसी मेरे क्लोजिंग स्टॉक में होगा कि नहीं होगा, मेरी इन्वेंट्री है, मेरा बिजनेस असेट है। ओके, थर्ड, क्या मैंने उस एसी पे आईटीसी अवेल किया था, यस। क्या कंसिडरेशन है, नो। क्या ये सप्लाई है, यस, एज पर 7(1)(c) शेड्यूल 1। आई होप विथ मी। तो पहला पॉइंट, एग्जामिन वेदर सेड एक्टिविटीज amounts to supply as per section 7। तो let's go with the first one, फिर हम सेकंड क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। देखो कैसे आंसर्स लिखे हैं, this is the way you have to write the answer। section 7 defines the scope of supply। in general, supply covers those transactions where goods or service or both are supplied for concession in the course or furtherance of business as per section 7(1)(a। देखो मैंने आपको पहले बताया था
कि बेसिकली कंसिडरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। 7(1)(c) को तो मैंने आपको ये भी समझाया था कि डीम सप्लाई है नहीं, मान लो, क्योंकि क्या मिसिंग है, कंसिडरेशन मिसिंग है 7(1)(c) में, फिर भी मैंने बोला मान लो। तो मतलब इन शॉर्ट सप्लाई में कंसिडरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ओके, besides that, scope of supply has been extended to cover certain specified transactions which are undertaken even without any consideration. Section 7(1)(c) read with Schedule 1. Because I can understand you will not have this level of language, but you will be having a very good language. Kaise? Boss, Section 7(1)(a) defines supply, which states that supply of goods or services for concession by a person in the course or furtherance of business is supply. Further, Section 7(1)(c) has increased the scope of supply by including the transactions where consideration is missing. Still, they are called as supply. ये लिख सकते हैं? Okay. Now, one such transactions without consideration is where business asset on which ITC is availed are transferred or disposed of permanently. मतलब अब मेरे घर में लग गया ना, अब क्या वो सेकेंड हैंड बेचेगा? सेकेंड हैंड थोड़ी बेचेगा निकाल के वापस। ओके, इन द व्यू ऑफ दिस द आंसर टू गिवन क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़ा, हम उसका आंसर पढ़ रहे हैं। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ एसी, trading stock which is his business asset on which he has availed ITC, permanent transfer of AC by Sahab sales from its stock for personal use as residence without concession would amount to supply. Am I clear? Okay. Second part क्या question का? Further, a Janakpuri resident Akash, okay, approached Sahab. मतलब Akash went to Sahab, okay. He sold an AC to Sahab for 5,000. Akash had bought the said AC 6 months before for his residence. Thus, sale of the AC by Akash to Sahab amounts to supply. ये मेरे हिसाब से important है, बच्चा यहाँ गलती कर सकता है। This is important. Tell me. Answer देना है यहाँ पे. Give me answer. According to you people, according to you, how many call this as supply? किसके हिसाब से ये सप्लाई है? Answer. Is it supply or not supply? Yes or no? Is it supply? Yes. No. For not a supply. Answer. It's supply. क्या सप्लाई है? Yes or no? जल्दी जवाब दो. सप्लाई है? Yes or no? Okay. Wow, perfect. All correct answer is not a supply. Why not a supply? Boss, 7(1)(a) की last condition है, it should be done in the course or furtherance of business. आकाश का AC खरीद के बेचने का बिजनेस नहीं था, वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए लेके आया था, यूज किया, बेच दिया. One condition of 7(1)(a) is not getting satisfied, hence it is not supply only. इसी क्या लिखा है? Sale by Akash, non-business entity of a second-hand AC, such sale will not qualify as supply under section 7 of, मैंने आपको बताया जब भी कोई भी सेक्शन कोट करोगे, you will have to write section 7 of which act? CGST Act, as although it is made for concession but is not in the course or furtherance of business. Am I very clear? Is supply questions clear? Then let's discuss with one more chapter questions. कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई डिस्कस करते हैं. ओके, वेट. ठीक है,
composite and mixed supply. Determine whether the following supplies amounts to composite supply. जस्ट एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं. कंपोजिट का एक इंपॉर्टेंट वर्ड है नेचुरल बंडलिंग होना चाहिए, एंड मिक्स में इट इज आर्टिफिशियल बंडलिंग. कंपोजिट में जो प्रिंसिपल सप्लाई होता है उसका रेट सब पे लग जाएगा. मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट लगेगा. कंपोजिट सप्लाई में वन प्राइस हो या नाउ डज नॉट मैटर, पर मिक्स प्राइस में वन प्राइस होना इज कंपल्सरी. ओके, so let's read the question. Determine whether the following supplies amounts to composite supply. A hotel provides 4 days and 3 nights package when the facility of breakfast and dinner is provided along with the room accommodation. आजकल ये बहुत कॉमन है बॉस, मतलब ये तो नेचुरल बंडलिंग हो गया है. इनफैक्ट पहले ऐसा होता था पता है कि स्टे के साथ ब्रेकफास्ट फ्री, फिर आजकल स्टे के साथ ब्रेकफास्ट एंड लंच फ्री, और आजकल तो नया स्टार्ट ऑल मील्स फ्री. तो देखा जाए तो हमें वो अकोमोडेशन भी दे रहा है एंड फूड भी दे रहा है, दो सर्विसेज दे रहा है. इट्स अ बंडल ऑफ सर्विस, और आज के लिए नेचुरल हो गया, मतलब दिस इज वेरी कॉमन. मैक्लोम तो क्या लिखा है अंडर, आई एम रीडिंग द आंसर फर्स्ट वाले के लिए. अंडर कंपोजिट सप्लाई देयर आर टू और मोर सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन thereof are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business in which one is principal supply. In the view of above, since supply of breakfast and dinner with accommodation in the hotel are naturally bundled, has they qualify as composite supply. मुझे बताओ आप कुछ और ऐड करोगे, कुछ और लिखोगे यहाँ पे? Think and answer. Are you going to write something else? Answer. Are you people going to write something else over here? Answer fast. जल्दी बताओ, कुछ और ऐड करोगे कि मैं ऐड करूं? वेटिंग फॉर योर आंसर. आर यू पीपल गोइंग टू ऐड समथिंग? नॉट आंसरिंग ओनली. यस नो कुछ तो बोलो. यस और नो लिखने में इतना टाइम लगता है? क्या लिख रहे हो, कहानी लिख रहे हो? No, boss, I will add. Others are replying. Reply fast. I am going to add. Yes, I will be adding section. I had made you learn component supply and mix supply का section 8 है. Section 8 of CGST Act 2017. बॉस प्लीज कोड सेक्शंस. अलग लेवल का आंसर हो जाएगा आप लोग का. Am I clear? ओके चलो, सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा था? A toothpaste company has offered the scheme of free toothbrush along with toothpaste. ऐसा ही होता है क्या? मतलब as in consumer you feel that कि toothpaste and toothbrush साथ में आता है? नहीं, मतलब it is not a composite supply. Since supply of toothbrush along with toothpaste are not naturally bundled, hence they do not qualify as composite supply, and you can add over here, we can call this as mixed supply. Am I clear? Okay. XYZ Limited, a manufacturer, next question, of cosmetic products supplied a package दिया है, consisting of hair oil 18% GST, sunscreen cream 28%, shampoo 28%, hair comb 12%, and the price of the package is 500. Single price. Am I clear? One thing. Secondly, tell me, ऐसा होता है hair oil, sunscreen, lotion, shampoo, hair comb comes always together. Are they always naturally bundled? No, they are not naturally bundled. That means it's a mixed supply. This supply would be regarded as a mixed supply, since in this case each of the goods in the package have individual identity and can be supplied separately but deliberately supplied co-jointly for a single consolidated price. मैंने आपको बोला है mixed supply में एक ही प्राइस होना कंपलसरी है. In that case what I'm going to do, मैं कोई 18% लेने वाली नहीं हूँ, कोई 12 लेने वाली नहीं हूँ. मैं हाईएस्ट कितना है? 28 है. कितने यूनिट्स बेचे उसने? 10,000 यूनिट बेचे. ओके, क्या कैलकुलेट करने को बोला है? डिटरमाइन द नेचर ऑफ सप्लाई, ये तो हमने लिख दिया.
नेचर ऑफ सप्लाई कौन सा है? आई विल राइट अगेन ओवर योर सेक्शन 8 ऑफ CGST एक्ट. समझना, ये मैंने आंसर्स कॉपी पेस्ट किए हैं, बट वी आर डूइंग वैल्यूएडिशन. वी आर डूइंग वैल्यूएडिशन. आई होप विथ मी. और जितनी बार मैं यहाँ आपको बताऊंगी ना कि क्या करना है, वो यहाँ रजिस्टर हो जाता है. एंड वंस इट गेट्स रजिस्टर ओवर हियर ना, you will never forget writing sections in exam. I used to never forget writing section in my exams. मेरे आंसर्स में सेक्शंस होते थे, मतलब होते थे. मैं जब याद भी करती हूँ सेक्शंस के साथ याद करती हूँ. Am I clear? Okay. Now, अब क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग? Determine the nature, supply and tax liability. I hope with me. तो basically you should write over here computation of GST liability for XYZ Limited. अंडरस्टैंड करो बॉस. आप इनकम टैक्स ही अंडरस्टैंड करो. एक और चीज बताती हूँ क्योंकि ये तो मैं बार बार बताने वाली हूँ. डू यू पीपल हैव अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग अकाउंट्स? आंसर क्वेश्चन आंसर्स. यस, अकाउंट्स का एक फॉर्मेट होता है. फॉर्मेट में होता है कि ये लाइबिलिटी है, ये असेट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है. फिर हम वर्किंग नोट्स वहां नहीं लिखते हैं, हम वर्किंग नोट्स का लिंक दे देते हैं और हम नीचे लिखते हैं. टेल मी, आप क्या फॉर्मेट छोड़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हो अकाउंट्स के? नहीं. अगर आपने फॉर्मेट का ध्यान नहीं दिया अकाउंट्स में, यू विल बी नॉट गेटिंग फुल मार्क्स इवन आफ्टर हैविंग द करेक्ट आंसर. Even after having the correct answer, you will not be getting marks. Same thing is in direct tax as well as indirect tax. There is a pattern. आप जब भी practical question solve करोगे, it has to be in a tabular form. It should be always in a tabular form. First. Second, हमेशा you should first write what are you computing. मुझे सपना नहीं आएगा कि आप क्या कंप्यूट करने जा रहे हो. आप बताओ कि आप वैल्यू कंप्यूट कर रहे हो, आप टैक्स कंप्यूट कर रहे हो. तो कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी एंड फॉर विच कंपनी? वन. सेकेंडली, यहाँ पे ऊपर लिखो अमाउंट इन रुपीज है कि अमाउंट इन पाउंड्स है कि डॉलर्स है. तुमको रुपीज में आएगा, पाउंड्स एंड डॉलर्स में तुम्हें नहीं आएगा. एंड थाउजेंड्स में, लैक्स में, करोड़ में, व्हाट? एम आई वेरी क्लियर? कभी भी वर्किंग नोट्स बॉस, विदाउट वर्किंग नोट्स सीधे अगर ये करेक्ट भी होगा तो भी 50% मार्क्स आउट राइटली कट जाएंगे. आप जो भी कर रहे हो उसके पीछे रीजन होना चाहिए. Am I clear? हाँ, जहां वर्किंग नोट्स की जरूरत नहीं है, आई एम नॉट सेइंग टू राइट, पर जहां है यू हैव टू राइट. इन शॉर्ट, आप कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ माइनस कर रहे हो, तो आपको मालूम है आप क्यों ऐड कर रहे हो, आपको मालूम है आप क्यों माइनस कर रहे हो. अज्यूम पेपर चेकर को कुछ भी आता नहीं है. अगर बच्चे को पढ़ाते हो ना, वैसे आंसर्स लिखो that he doesn't know what has been there. You are writing everything and explaining him how to understand the question. जितने वर्किंग नोट्स क्लैरिटी से लिखे जाएंगे उतने मार्क्स ज्यादा मिलेंगे. Am I clear? तो वैल्यू कितनी है? 500. कितने पैकेट्स? 10,000. टोटल वैल्यू कितना? 50 lakhs. दो मैंने, अगर आप चाहते ना, यहाँ भले मैंने एक्चुअली, बिकॉज यहाँ क्यों नहीं दिया मैंने वर्किंग नोट्स का, क्योंकि इन्होंने नेचर सप्लाई पूछा था, तो मैंने नेचर सप्लाई ऊपर वाले आंसर में दे दिया. फिर भी अगर मैं और थोड़ा सा अपने आप को क्लियर रखना है, रिफर वर्किंग नोट नंबर 1 या लिखो, और यहाँ पे वर्किंग नोट 1 लिखो कि तुमने 28% क्यों लिखा है. तो तुमको यहाँ लिखना चाहिए कि मिक्स सप्लाई है ये, एज स्टेटेड अबाउट इज मिक्स सप्लाई, एंड मिक्स सप्लाई यू टेक द हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी. क्योंकि यार 28 लेना था कि 12 लेना था कि 18 लेना था, ये कॉल आपने कैसे लिया ये तो बताना पड़ेगा. एम आई वेरी क्लियर? आई होप आई एम वेरी क्लियर. आई विल ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग. जितनी बार हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उतनी बार मैं आपको बताती जाऊंगी कि हमें क्वेश्चंस में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है. फर्स्ट, आप क्या कंप्यूट कर रहे हो, यू हैव टू राइट. सेकेंड, इज एन अमाउंट रुपीज और पाउंड्स व्हाटएवर इन थाउजेंड्स. थर्ड, टैबुलर फॉर्म में. कभी भी यहाँ पे रीजन मत लिखना, क्योंकि अगर आपने यहीं पे रीजन लिख दिया ना, पेपर चेकर को क्लैरिटी नहीं दिखती. इसलिए वहां पे सिर्फ वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3 लिख दो और नीचे फिर डाल दो. Am I clear? Am I clear? So we are done with the questions of supply and we are done with the questions of composite and mixed supply. Okay, take care. Bye bye.